नमस्कार, अर्थ सत्य में आपका स्वागत है। साल नया है और आशा है कि आपने नए साल की शुरुआत हर्षोल्लास से की होगी। इस एपिसोड में अर्थ सत्य के इस एपिसोड की शुरुआत हम एक बहुत ही पुराने संवाद से करना चाहते हैं। ये संवाद शेक्सपियर का लिखा हुआ है और हालांकि शेक्सपियर का आर्थिक जगत से बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं था, पर मुझे हमेशा ये लगा है कि ये संवाद जो है अर्थ और आर्थिक निर्णयों को लेकर बहुत खरा उतरता है और इसका अगर हम पालन करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा होता है। ये संवाद शेक्सपियर ने लिखा था जूलियस सीजर नामक प्ले के लिए। ब्रूटस का डायलॉग है, देयर इज अ टाइड इन अफेयर्स ऑफ men which taken at flood leads to fortune, and we must take the current when it serves or lose our ventures. इसका मतलब ये है कि मनुष्य का समय ज्वार भाटे की तरह होता है, ऊपर और नीचे, और जब समुंदर अपने उफान पर होता है तब वो अपने साथ बहुत अच्छा भाग्य लेकर आता है। और हमारा ये काम है कि हमें समय के साथ बहना चाहिए, क्योंकि अगर हमने समय के साथ अगर हम नहीं बहते हैं, उसे फॉलो ठीक से नहीं करते हैं, तो हमारे निवेश और हमारे सारे सारे निर्णय जो है वो व्यर्थ हो सकते हैं। और इसी के साथ मैं राजीव रंजन सिंह जी का स्वागत करूंगी। स्वागत है राजीव जी। और इसी के तर्ज पर आज आपसे पूछना चाहूंगी कि नए साल में लोगों के लिए क्या संदेश है आपका, कैसे अपने निवेश की सुरक्षा करें, क्या करें, कुछ टिप्स बताइए। देखिए, राजीव मैं जी। स्टॉक्स की तो टिप्स दूंगा नहीं, क्योंकि वो अलाउड भी नहीं है। बट आप लोग का नॉलेज कर्व बढ़े। और पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे मेल्स मुझे मिले, और शुक्रिया। और सारे मेल्स में मैं प्रशंसा करना चाहूंगा कि किसी भी मेल लिखने वाले ने मेरे से टिप्स नहीं मांगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके नहीं मांगिएगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ दूंगा नहीं, है ना। मैं सिर्फ नॉलेज कर्व आपका बढ़ा सकता हूं कि भाई स्टॉक मार्केट को कैसे देखना चाहिए। तो जैसे अभी आपने पूछा, मेरी कोशिश रहेगी हर कार्यक्रम में मैं दो तीन कुछ नई चीजें बताऊं। जैसे इक्विटी रिस्क प्रीमियम, जैसे इस बार मैं बताता हूं, हम लोग नाम में नहीं जाते, क्योंकि लोग ना कई बार नाम भारी भरकम सुन के ना परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो सीधा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए क्या होता है, जो सबसे ज्यादा सवाल मुझसे मेल पे पूछे गए वो ये पूछे गए कि आप कब स्टॉक मार्केट से एग्जिट करते हैं। ठीक है, आप कब एंटर करते हैं, कब बने रहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। ये सवाल ना पूछते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोगों ने कम से कम 6 से 7 मेल ऐसे आए जहां पे मुझे लोगों ने पूछा कि आप मार्केट से कब निकलना है, ये कब डिसाइड करते हैं। तो मैं आज आपको वो नुस्खा बताता हूं जो मैं फॉलो करता हूं। देखिए क्या है, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड क्या है। ठीक है, जैसे अभी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड चल रहा है कुछ 7.23%, 7.25 आप समझ लीजिए, फॉर कैलकुलेशन सेक। ओके, अब हम लोग ये बहुत सुनते हैं, पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। हर स्टॉक रिलेटेड प्रोग्राम में आप सुनोगे पी रेशियो की बात करते हैं लोग। ओके, तो इस पी रेशियो को जब आप उल्टा कर दो तो ये हो जाता है अर्निंग यील्ड। ओके, तो निफ्टी का आज की डेट में पी चल रहा है 23। अब जैसा कि हमने बचपन में मैथ्स में पढ़ा था कि 23 को हम 23/1 भी लिख सकते हैं, यानी कोई भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में यदि 1 रहे तो वो नंबर ही रहता है, राइट। तो जब हम उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा। तो आप डिवाइड करेंगे फॉर कैलकुलेशन से, चल 1/23 ले लिया, तो 1/23 आपका, आप यदि करेंगे डिवाइड तो आपको मिलेगा कुछ 4.3 के आसपास में, मेरे ख्याल से 1/22 करेंगे तो 4.5 के आसपास में मिलेगा। तो हमने 4.5 पकड़ लिया, आई मीन वो मिलेगा 0.0454 करके, बट हम उसको जी। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली। बॉन्ड यील्ड भी परसेंटेज में रहता है, राइट। सॉरी, हाँ। तो 1 हाँ, डिवाइडेड मतलब बाई 22, वन, हाँ, 1 डिवाइडेड इंटू बाई 100। 22 किया, हाँ, 1 डिवाइडेड बाई 22 किया तो 0.0454 मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो आया 4.54। तो आपको निफ्टी का अर्निंग यील्ड मिल गया 4.54, आपको मिल गया भारत सरकार का 10 ईयर का गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड,
आप जब भी इसको माइनस करेंगे, यानी 7.25% जो गवर्नमेंट का बॉन्ड यील्ड चल रहा है 7.23%, उसको आप माइनस कीजिए ये अर्निंग यील्ड से। और यदि आंसर 2 या इससे नीचे आता है तो मार्केट में आपको घुसना चाहिए, मतलब मार्केट में आपको निवेश करना चाहिए और आपको मार्केट में आना चाहिए। और यदि ये 2 या 2.2 के ऊपर जाता है तो मैं पर्सनली निकल जाता हूं मार्केट से। बहुत लोग पूछते हैं कब निकलना, कैसे निकलना। ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो मैं फॉलो करता हूं, और भी कई चीजें जो आगे की उसमें बताऊंगा, बट ये एक सिंपल फॉर्मूला है कि आप भारत सरकार के अर्निंग 10 ईयर बॉन्ड यील्ड से निफ्टी के अर्निंग यील्ड को माइनस कीजिए, और यदि आंसर 2 से नीचे आया तो आप जरूर निवेश में बरकरार रहिए, निवेश कीजिए निफ्टी 50 कंपनीज में, लार्ज कैप कंपनीज में। और यदि मैं निफ्टी 50 में ही यूजुअली करता हूं, ओके, लार्ज कैप कंपनीज में, तो आप या तो उसमें कीजिए, या फिर 2 या 2.2 से ऊपर जाता है तो आप निकल जाइए। तो ये आज मैंने आपको एक तरीका बता दिया जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। जी प्राप्ति जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ, मतलब मैंने माइनस करके देखा, 7.25 माइनस 4.54, 2.71। इसका मतलब अभी हाँ आप मार्केट से निकल चुके हैं। जी, आप मैं निकल बिल्कुल चुके मार्केट, मैं निकल चुका हूं। हैं। दूसरे ठीक है, निकलना चाहते हैं कि नहीं, वो उनको, वो उनके ऊपर वो है, पर उनके आप निकल ऊपर। मैं निकल गया हूं। मैंने इनफैक्ट एक घर खरीद लिया है। तो मैंने फाइनेंशियल मार्केट से अपना कॉन्ग्रेचुलेशन पैसा सर। थैंक यू। तो मैंने फाइनेंशियल मार्केट से रियल एस्टेट मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है अभी, रीजनेबल रेट में मुझे मिल रहा था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे स्विच ओवर करना है अपने एसेट्स में पैसा। ठीक है, लोग बोलते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, सबके देखिए अपने अपने तरीके हैं, स्टाइल है इन्वेस्टमेंट का। जो लॉन्ग टर्म रहे हैं उन्होंने भी भरपूर पैसा बनाया है। जो मेरी तरीके से लोग कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स जानते हैं और जिसको फॉलो करते हैं, उन्होंने भी पैसा बनाया है। तो हम लोग के सबके देखिए इन्वेस्टमेंट का स्टाइल सबका अपना अलग अलग तरीके का रहता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जैसा कर रहा हूं वैसे आप भी कीजिए। ओके, तो ये हुई पहली बात। तो मैं 2 से नीचे जब आएगा तो मैं जरूर वापस से आ जाऊंगा। ऐसी दूसरी चीज आप ध्यान रखिए, जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो यानी इंटरेस्ट रेट जब भी मतलब यील्ड ऊपर जाता है तो बॉन्ड के जो प्राइसेस है वो नीचे आते हैं। और जब भी बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगा, बॉन्ड के प्राइसेस नीचे आएंगे, तो बैंक के जितने भी स्टॉक्स हैं ये बहुत बेकार परफॉर्म करेंगे। एटलीस्ट वो निफ्टी से बेकार परफॉर्म करेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको बॉन्ड यील्ड लोग ध्यान नहीं देते हैं। बॉन्ड यील्ड्स कैसे मूव हो रहे हैं सरकार के 10 ईयर जीसेक, इस पे कड़ी नजर आपको बना के रखनी है। तो ये एक आपको और मैंने आज ये दे दिया। जब भी बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगा बॉन्ड प्राइसेस नीचे आएंगे, बॉन्ड प्राइसेस नीचे आएंगे नहीं, बैंक के स्टॉक्स जो हैं वो नीचे जाएंगे। वो नीचे इसलिए जाएंगे क्योंकि सारे बैंक्स जो हैं वो भारत सरकार के बॉन्ड में निवेश करते हैं, वो राज्य राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके बॉन्ड में निवेश करते हैं। तो जब यील्ड ऊपर गया तो जो पहले से निवेश किया वो उसके प्राइस नीचे आ जाएगा, राइट। तो जब प्राइस नीचे आएगा तो उनके ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नीचे आ गई। इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो ऊपर जाते हुए यील्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। यही यदि रिवर्स हो जाए, यदि बॉन्ड यील्ड नीचे आए, जैसे बोल रहे कि रेपो रेट आरबीआई कम करेगा, तो यदि आरबीआई ने रेपो रेट कम किया तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट बॉन्ड यील्ड पे पड़ेगा गवर्नमेंट के, और बॉन्ड यील्ड नीचे आएगा क्योंकि रेपो रेट नीचे आया। तो बॉन्ड यील्ड नीचे आया यानी बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ गए, यील्ड नीचे आया पर प्राइसेस जो है वो बढ़ गए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। यानी जब भी यील्ड बढ़ेगा प्राइसेस नीचे जाएंगे, जब भी प्राइसेस ऊपर जाएंगे यील्ड नीचे आएगा। ये इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट कम होंगे, आप या मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन होगा कि इंटरेस्ट रेट कट सकते हैं, जैसे बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 में कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, तो ऐसे टाइम में बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेस्ट टाइम है, जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आने की संभावना होगी। तो ओके, तो ये एक और चीज है। तो मैंने मोटा मोटी मेरे ख्याल से 3-4 चीजें इस बार बताई हैं आपको। इसलिए देखिए इस हफ्ते जो है बॉन्ड यील्ड 5 बेसिस पॉइंट यानी 0.05% ऊपर गया, तो निफ्टी जो है वो सिर्फ 0.07% करेक्ट हुआ है, बट बैंक निफ्टी जो है वो 0.28
या 0.3% के आसपास में उसमें ये हुआ है, करेक्शन आया है। तो हमेशा बढ़ते हुए यील्ड के टाइम में बैंक निफ्टी से दूर रहें, निफ्टी की तरफ ध्यान दें, और जब भी नीचे आता है तो आप बैंक निफ्टी के अंदर में एंटर करें। जी प्राप्ति जी। तो इस हफ्ते बॉन्ड यील्ड के अलावा जो सबसे बड़ी खबर है, वो जिसके लिए आप बहुत मशहूर भी हैं, वो है कि इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है अदानी केस में, और वो उस डिसीजन पे अदानी जी ने एक ट्वीट किया कि सत्य की जय हुई एंड वगैरह वगैरह, जिसका कि शायद उस डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था, पर ऐसी हवा फैला दी गई कि अडानी जी को क्लीन चिट मिल गई है, अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल गई है। तो मतलब कुछ समझाइए कि हुआ क्या था, मसला क्या था? देखिए, एक पीआई लगी थी कि सेबी जो है वो अकेले इन्वेस्टिगेशन बहुत दिनों से इस चीज पे कर रहा है, क्योंकि पंकज चौधरी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस थे, उन्होंने संसद में एक वक्तव्य दिया था महुआ मोइत्रा के क्वेश्चन पे कि क्या सेबी अदानी की छानबीन कर रही है। तो 2020 में पंकज चौधरी जी ने कहा था कि हाँ, सेबी जो है वो अदानी के कई सारे ट्रांजैक्शन और कई मुद्दों पे उनके छानबीन कर रही है। ओके, अब 2020 से आप देखिए 2024 आ गया, 3.5 साल हो गए करीबन लगभग उस चीज को हुए। जून के आसपास में उन्होंने जवाब दिया था। अब आप ये समझिए कि आप 3.5 साल में आज तक कुछ ढूंढ नहीं पाए। क्यों ऐसा हुआ? सेबी से जब सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी ने पूछा, हिंडनबर्ग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर कमेटी सेटअप की थी, तो उसको इन लोगों ने यह बताया कि भाई जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो दूसरे विंग्स हैं, जैसे ईडी हो गया, सीबीडीटी हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, डीआरआई हो गया, ये लोग जो हैं ये सेबी को कॉपरेट नहीं कर रहे, हेल्प नहीं कर रहे। इसके लिए सेबी जो है वो मुद्दे के तह तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक पीआईएल ऐसी लगी थी कि भाई आप हर अलग अलग डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को लेके और आप एक एसआईटी गठित कीजिए, या तो सीबीआई के अंडर में केस को दीजिए या फिर एसआईटी गठित कीजिए, ताकि इस मुद्दे की तह तक जाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि नहीं, मुद्दे की तह तक जाने के लिए एसआईटी गठित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेबी जो है वो तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम जो है संतुष्ट है सेबी की इन्वेस्टिगेशन से। तो उनका ये मानना है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई सेबी सही ढर्रे पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम इससे संतुष्ट हैं, और सेबी ने अभी तक पूरा इन्वेस्टिगेशन किया नहीं है। 24 में से 22 एफपीआईज के इन्वेस्टिगेशन हो गए हैं। 2 जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनका पता नहीं चल पा रहा है कि इनके कौन लास्ट अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर कौन है। तो वो इन्होंने फॉरेन जहां पे ये लिस्टेड है अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर्स की जो प्राइवेट जो फंड है जो लिस्टेड है, वहां पे इन्होंने क्वेश्चन भेजा है कि भाई इस फंड का बेनिफिशियरी अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर कौन है। आप कुछ पूछना चाह रही है? जी, ये चीज तो मतलब कई महीनों से ये स्टेटस क्वो है सेबी का, इसमें नया तो कुछ है नहीं। हाँ, तो इसी पे इन्होंने भी वक्तव्य दिया था 6 मेंबर कमेटी ने कि एग एंड चिकन वाली सिचुएशन आ गई है ना। तो ये क्योंकि भारत सरकार ने 2018 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नियम में चेंजेस किए, जिसके कारण से सेबी ने भी अपने एफपीआईज के रूल्स में जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उसमें चेंज किए। पहले अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप आपको बताना पड़ता था। 2018 के बाद में इन्होंने बोला कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप का नाम आपको देने की जरूरत नहीं है, आपने यदि बेनिफिशियल ओनर का भी नाम दे दिया तो चलेगा। अब ये दोनों चीजों में अंतर क्या है? अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप मतलब यदि राजीव रंजन सिंह ने मान लीजिए कोई फंड खोला मॉरिशस में, तो बताना पड़ेगा कि ये फंड का जो लाभार्थी है वो राजीव रंजन सिंह है। बट बेनिफिशियल ओनरशिप में यह है कि राजीव रंजन सिंह ने यदि अपने ड्राइवर का नाम दे दिया या अपने चौकीदार का नाम दे दिया, या उस फंड को संभालने के लिए उन्होंने मान लीजिए प्राप्ति बनर्जी को अपॉइंट किया और प्राप्ति बनर्जी का नाम दे दिया, तो उससे भी संतुष्ट रहेंगे।
मतलब आपको उसके आगे जो है कुछ बताने की बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये इस कारण से आप अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो ये अब कैसे सेबी पहुंचेगी भाई? खुद तो रूल चेंज किया इन्होंने, भारत सरकार के जैसे पीएमएलए के रूल्स में चेंजेस आए, इन्होंने अपने रूल को चेंज किया। तो इस कारण से बड़ी ही दुविधा आ रही है। इसी के लिए एसआईटी की मांग की गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को नकार दिया। अब अदानी जी ने बोला कि भाई ट्रूथ रिवील हो गया है। आई एम सॉरी टू से, ट्रूथ रिवील नहीं हुआ, ट्रूथ तो अभी भी हिडन है। बस इन्वेस्टिगेशन करने की प्रॉपर तरीके से जरूरत है। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो अगर लॉजिकल एंडिंग तक पहुंचा तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ निकल के सामने आएगा। अन्यथा जब तक नहीं इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इसमें पहुंचेगा तो कुछ भी निकल के आना जो है, आई मीन मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, नहीं निकलेगा। ठीक है। आपको क्या लगता है कि जब तक ये सरकार है और आगे भी अगर ये सरकार रहेगी तो कुछ निकल कर आएगा? क्योंकि जिस प्रकार से आपने कहा कि जैसे सेबी को कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, ईडी, सीबीआई, इस तरीके की एजेंसी जो कि सेम मिनिस्ट्री को बिलोंग करती हैं, और इनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है कि आप क्यों काम नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर यही प्राइवेट सेक्टर होता तो ये लोग निकाल दिए गए रहते अभी तक। पर क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर है तो इनका ना काम करना कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। एंड इन पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है कि आप अपने ही एक मिनिस्ट्री का एक ही मिनिस्ट्री का दूसरा पार्ट है सेबी, उसको आप कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे? तो ऐसे सवाल भी कोई नहीं पूछ रहा है, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी ये सवाल नहीं पूछ रहा है। तो आपको लगता है कि कुछ मतलब लॉजिकल कंक्लूजन निकलेगा या हमें ऐसे ही घुमाया जाएगा? देखिए, मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे जाके इस बारे में पहले भी इंटरव्यू दिया है और मेरा बड़ा स्पष्ट व्यू है इसके अंदर में कि जब तक ये सरकार है तब तक इस मुद्दे की तह तक जाना काफी कठिन है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि देखिए, एक तरफ अदानी ग्रुप के लिए छत्तीसगढ़ में हजारों साल पुराने जंगल काटे जा रहे हैं, उनको कोल ब्लॉक्स अलॉट कर दिया गया है। ठीक है, तो उनको हवाई अड्डे मिल रहे हैं, उनको भली बिडिंग के द्वारा मिल रहे हैं, बट हमको सबको समझ में आ रहा है कि भाई एक ही ग्रुप के पास में कैसे सारे एसेट्स जा रहे हैं। तो सरकार की कहीं ना कहीं मेहरबानी है, इसमें तो सवाल ही नहीं उठता है। तो जब तक ये सरकार है तब तक तो मुझे नहीं दिखता कि कोई लॉजिकल एंडिंग तक जाएगा। और वैसे भी आप देखिए, एक साल के अंदर में पूरे देश को आप अडानी से अयोध्या पे ले आए, आप कलयुग से त्रेता युग में लेके आ गए। अब आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि त्रेता युग में पूरा देश जो है, जब तक चुनाव नहीं हो जाता, ये सीमलेसली लोग जो है कलयुग से त्रेता युग की तरफ जाते रहे, और इलेक्शन जैसे ही अपने पक्ष में आएगा सीमलेसली लोग त्रेता युग से फिर से कलयुग में आ जाएंगे। अडानी तो कलयुग की देन है, हम सभी कलयुग की देन है। तो ये बढ़िया जो सीमलेसली ट्रेवल हो रहा है कलयुग से त्रेता युग से कलयुग, वो चल रहा है और वो खेल सबको समझ में आ रहा है। यहां तक कि मैंने सत्य हिंदी प्लेटफॉर्म, जो एक न्यूज पोर्टल है, उसके ऊपर में सबसे ज्यादा प्रोग्राम किए अडानी को लेके। और मजे की बात है कि जिस एंकर के साथ मैंने सबसे ज्यादा प्रोग्राम किए, वही चुपचाप उठ के अडानी में चले गए। और इस चैनल के जो दूसरे संपादक लोग हैं, उनका मानना है कि इसमें गलत क्या है। मेरा मानना है कि यदि आपका नाम सत्य हिंदी है तो आपको अर्ध सत्य नहीं बोलना चाहिए। आपने हर जगह जो ये एंकर है, इन्होंने बोला मैं एक असाइनमेंट पे जा रहा हूं, पर ये अडानी सेठ की असाइनमेंट है, ये तो आपने किसी को बताया नहीं। आपने अर्ध सत्य का काम किया सत्य हिंदी पे। तो ये जो है, ये आई मीन इस तरीके की चीजें देश में चल रही हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? अब आप समझिए, यदि यही यूस सिन्हा साहब जो सेबी के चेयरमैन थे, ये उठ के आज की डेट में अडानी की नौकरी कर रहे हैं, तो यही सारे न्यूज पोर्टल्स जो हैं बहुत न्यूज चलाए इन्होंने एंटी, कि कैसे सिन्हा साहब जो है वो ये कर रहे हैं। तो क्या ये नियम, ये अनएथिकल है, तो क्या ये नियम पत्रकार पे लागू नहीं होता है कि आपने अगर 50 प्रोग्राम किए हैं जहां पे हमारे जैसे गेस्ट आके अडानी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और आप हमको टोक नहीं रहे हो, आप हमको और उत्साहित कर रहे हो, हर दूसरे दिन आप हमको बुला रहे हो, आप हर दूसरे दिन हमको बुला रहे हो और हमसे उसी विषय पर चर्चा करा रहे हो, और फिर उसके बाद जाके चुपके से आप अडानी ग्रुप को ज्वाइन कर ले रहे हो। तो वो एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि ओनली क्राइंग बेबी गेट्स द मिल्क, यानी आप मुद्दे को गरमाओ, खूब गरमाओ, और उसके बाद में उसको मिल्क करो। तो यही होता हुआ दिख रहा है। तो जब
देश में गवर्नमेंट सुचारू रूप से काम नहीं करेगी, मीडिया सुचारू रूप से काम नहीं करेगा, मीडिया के अंदर रहने वाले लोग अपने इधर पे जो अनएथिकल कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल बंधुओं के ऊपर में क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि ये देश सही दिशा में जाएगा। हालांकि ये बिजनेस फाइनेंस का प्रोग्राम है, बट नैतिकता, हम लोग नैतिकता और सच्चाई से, सत्य से परे होके तो बिजनेस फाइनेंस में भी कुछ सोच नहीं सकते हैं। ये अदानी के मुद्दे को क्यों इतनी पूर्ण जोर से मैंने उठाया है पिछले 1 साल से, क्योंकि इससे इंडिया के कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। आज फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, सारे बड़े एजेंसी जो हैं वो इंडिया के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर में, खासतौर पर अदानी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर में क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस यदि आप ठीक नहीं रखेंगे तो पूरे देश की इमेज खराब होती है। इसी पे मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि मन बड़ा खट्टा हो जाता है अपनी प्रोफेशन के कुछ लोगों के बारे में बात करके जिनकी आप बहुत इज्जत करते हो। और मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको कुछ बताया तरीका कि मैं कैसे निवेश करता हूं। आप, उम्मीद है कि वो शायद आपको कुछ फायदेमंद लगा होगा। और आप RAJIVRS16@gmail.com पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। जी प्राप्ति जी। तो राजीव जी, धन्यवाद हमारे साथ ये सब शेयर करने के लिए। और भले ही आपका मन थोड़ा खट्टा हो, पर ये सारी चीजें बताना जरूरी है। और हमें भी ये सारी चीजें जानना जरूरी है। इस प्रोग्राम को जब हमने लॉन्च किया था, अर्थ सत्य, तब मैंने ये कहा था कि हर चीज के जड़ में अर्थ है, हर चीज के मूल में अर्थ है। चाहे, और वो सिर्फ हमारे अपने आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। और शुरुआत हमने शेक्सपियर से की थी, पर अंत में सुदामा पांडे धूमिल से करना चाहूंगी। क्या बात उन्होंने है एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी थी, स और त का खेल। जी। सत्ता का खेल संदूक की तली से शुरू होता है, सत्ता का खेल बंदूक की नली से शुरू होता है। इस बारे में सोचिएगा आप सब। वाह, यहीं पर वाह। समाप्त करते हैं। धन्यवाद। शेक्सपियर से सुदामा पांडे तक, क्या बात है। वाह, धन्यवाद। संसद से सड़क तक, शेक्सपियर से सुदामा पांडे तक। थैंक यू। थैंक्स, बाय।